हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन 9 तक हमने करा दिया था। तो क्वेश्चन 10 से आगे देखेंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन 9 तक का जो वीडियोज़ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 10। A car traveled 60 km to the north of the Patna and then 90 km to the south from there. How far from Patna was the car finally? क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो, एक कार है जो क्या कर रहा है, ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। अब देखो यहाँ पर आपका हो गया पटना, ठीक है। P4 पटना हमने कर दिया। और आपको पता है जब भी आप मैप ड्रॉ करते हो तो नॉर्थ आपका ऊपर होता है एंड साउथ इस तरह से नीचे होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ओके। एंड द कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। अब पटना से 60 किलोमीटर यहाँ ले लेते हैं, पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ में गया ये कार, ठीक है। देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। अब यहाँ कार पहुँच गया। अब यहाँ से क्या हुआ, कार फिर से यहाँ से 90 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ से कार फिर से अब इस डायरेक्शन में चलने लगा है, रिटर्निंग पटना की तरफ। तो यहाँ से कार जो है, अब मान लेते हैं यहाँ पर है कार, ठीक है, इसी के सीधे में समझने के लिए यहाँ लिया हमने। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से कार साउथ डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर, जो कि 90 किलोमीटर आ गया, ओके है। अब देखो, कार जैसे ही 60 किलोमीटर आपका क्रॉस किया था तो पटना पहुंच गया था ये कार, ठीक है। मतलब ये पटना ही है, इसको हमने दूसरी जगह यहाँ पर ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे ही कार यहाँ से यहाँ तक चला होगा साउथ की तरफ तो फिर से पटना पहुँच गया। और अब आगे चलना है, चूँकि 90 किलोमीटर कार चला है तो आगे जैसे ही करोगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ये कितना चला होगा आगे, 30 किलोमीटर। सो क्या करेंगे हम लोग, 90 किलोमीटर में 60 किलोमीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर उसे पटना तक पहुंचने में लगा और पटना से वो साउथ की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 किलोमीटर। लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप लिख लोगे डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम पटना टू नॉर्थ, ओके। पटना टू नॉर्थ इस तरह से लिख दोगे 60 किलोमीटर। फिर से लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम दैट प्लेस, यानी कि उस जगह से, इस जगह से पटना टू नॉर्थ 60 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम दैट प्लेस, यानी कि इस प्लेस से साउथ की तरफ फिर से चलने में उसे 90 किलोमीटर टोटल चलना पड़ा। देन डिस्टेंस फ्रॉम पटना, अब ये जो 90 किलोमीटर इसने चला तो पटना से कितना आगे गया, तो पटना से 30 किलोमीटर ये आगे गया है। 90 में 60 माइनस कर दोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए मैन बाउट सम पेंसिल फॉर ₹30 रुपीज़ का उसने पेंसिल खरीदा, कुछ पेंसिल्स, एंड कुछ पेन्स उसने खरीदा है 90 रुपीज़ का। ये नहीं बताया है कितना पेंसिल और कितना पेन्स खरीदा है। देन नेक्स्ट डे ही अगेन बाउट सम पेंसिल फॉर ₹25। अगले दिन उसने फिर से ₹25 का उसने पेंसिल खरीद लिया। देन ही सॉल्ड ऑल द पेंसिल फॉर ₹20। अब जितना भी पेंसिल उसने खरीदा उसे 20 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया, एंड पेन्स को उसने 70 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है व्हाट इज़ हिज नेट गेन और लॉस, उसे लॉस हुआ है या गेन हुआ है, इसको बताना है। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 में। सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि उसने कितने रुपीज़ का टोटल परचेज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले पेंसिल वाला हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर पेंसिल उसने पहले दिन 30 रुपीज़ का बाय किया और फिर से अगले दिन उसने जो है 25 रुपीज़ का पेंसिल बाय किया है। तो लिख देंगे हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल परचेज। पेंसिल परचेज में टोटल अमाउंट उसका कितना लगा है, तो यहाँ पर नीचे लिख दो। पहले ₹30 लगा था और फिर बाद में ₹25। इस तरह से टोटल अमाउंट उसको पेंसिल परचेज करने में लग गया कितना, 55 रुपीज़, ओके है। 55 रुपीज़ का पेंसिल खरीदना है। और उसने पेन खरीदा है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं पेन्स CP, है ना, कॉस्ट प्राइस,
जो खरीदता है जिस प्राइस पे उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या फिर पेन्स परचेज आप लिख सकते हो। तो पेन उसने खरीदा कितना रुपये का है, यहाँ पर देख लो 90 रुपीज़ का, ठीक है, 90 रुपीज़ का उसने पेन खरीद लिया। अब टोटल उसने कितना रुपये का बाय किया, यहाँ से आप ये निकाल लो, है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस जितना रुपये का उसने टोटल बाय किया है। तो टोटल कितने रुपीज़ का उसने बाय किया है, यहाँ से देखो 55 और 90, 55 प्लस 90 यानी कि 145 रुपीज़ का टोटल उसने जो है बाय किया। अब उसने क्या किया, फिर से उसे देन ही सॉल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20। अब 20 रुपीज़ में सारा पेंसिल सेल किया और पेन को किया 70 रुपीज़ में। तो यहाँ पर लिख देते हैं पेंसिल का CP, है ना, पेंसिल उसने क्या किया है, यहाँ पर देखो पेंसिल उसने मतलब जो है सॉल्ट कर दिया, बेच दिया है। तो पेंसिल सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग किसी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को सेल करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो पेंसिल का सेलिंग प्राइस है यहाँ पर आपका 20 रुपीज़, ठीक है। एंड पेन्स का सेलिंग प्राइस है 70 रुपीज़। पेन को जितने भी पेन थे उसके पास वो 70 रुपीज़ में सेल कर दिया, है ना। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो आप लिखोगे टोटल सेलिंग प्राइस, SP लिख देते हैं हम सेलिंग प्राइस के बदले, ठीक है। तो देखो यहाँ 20 रुपीज़ एंड प्लस 70 रुपीज़, यानी कि टोटल उसने जो सेल किया है वो किया है 90 रुपीज़ का। अब आप बताओ, उसने पेन एंड पेंसिल टोटल बाय किया था 145 रुपीज़ में, ठीक है, एंड उसने इन दोनों को मिला करके 90 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब आप बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर उसे लॉस हुआ है, क्योंकि उसने जो खरीदा था उसके लिए उसे 145 रुपीज़ पे करना पड़ा था। बट जैसे ही उसे सेल किया उसने, जब उसको बेच दिया तो उसे सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ उसके पैकेट में आया, यानी कि उसे क्या हो गया, टोटल उसे लॉस हो गया है ना। तो हम लोग यहाँ सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, लॉस हुआ, तो हम लोग लिखेंगे लॉस इक्वल टू, तो क्या कितना लॉस हुआ, तो आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे उसने खरीदा था कॉस्ट प्राइस, उसमें अगर हम जो सेलिंग प्राइस उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर टोटल कितना का लॉस हुआ है वो मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 145 रुपीज़ का, माइनस कर देंगे जो 90 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस था, यानी कि टोटल 55 रुपीज़ का उसे जो है लॉस हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर चेक करना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम यानी कि एडिशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये ट्रू है। देखो कैसे ये ट्रू है, 12 का हमने फर्स्ट नंबर ले लिया। क्या बोला है, दो नेगेटिव इंटीजर्स, एग्जाम्पल पे कुछ भी ले लो आप, जैसे एक लेता है मैं -4 और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूँ मैं -3। अब क्या कर रहा है, इन दोनों का हमें सम करना है, तो सम कर देते हैं, प्लस कर दिया इन दोनों को। अब देखो क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया -4 और प्लस -3, और ये कितना हो रहा है, जब दोनों सेम साइन हो तो ऐड करते हैं 7 और साइन माइनस वाला, तो आंसर क्या हो गया, जब दो हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिया था तो उसका जो साइन आया हमें वो माइनस में आया है, यानी कि वो भी नेगेटिव है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, ट्रू, ओके है। उसी तरह से 12 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव। कह रहा है एक नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप सम करोगे तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये फॉल्स है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव भी हो सकता है और कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल पे फिर से मैं -4 लेता हूँ और दूसरा -3। अब इन दोनों का जब अगर हम सम करें तो यहाँ पर तो हमें मिल रहा है -7, है ना,
ये तो -7 मिला था, लेकिन अगर हम -4 और एक दूसरा इंटीजर्स हमने ले लिया 5, ठीक है, ये आपका प्लस में है, +5, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको -4 + 5, दो अलग अलग साइन है तो क्या होगा 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, और जो साइन ग्रेटर साइन है वो है प्लस वाला, तो यहाँ पर हो गया 1। तो क्या देखा हमने, एक बार नेगेटिव आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव भी नहीं होगा, कभी नेगेटिव हो सकता है कभी पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स दिया है, ठीक है। चलो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स नेगेटिव इज 0। एक इंटीजर्स और उसी इंटीजर्स का जब नेगेटिव लेते हैं तो बोल रहा है इस दोनों का सम करेंगे तो वो 0 होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन थर्ड, एक इंटीजर्स आप ले लो कोई भी, जैसे 4 ले लिया और इसी का नेगेटिव लेना है तो -4 ले लो। अब इन दोनों का आप सम करो तो क्या होगा, देखो यहाँ से 4 + -4, 4 और 4 दोनों अलग अलग साइन है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा था कि अगर एक इंटीजर्स लें और एक मतलब एक पॉजिटिव में लें और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स लें, तो जब दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या देगा हमें, 0 देगा, और ये ऑलवेज 0 होगा। ओके है। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपका थर्ड है ये ट्रू है। क्वेश्चन 4, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी नेवर बी 0। मतलब अगर 3 डिफरेंट इंटीजर्स लें और उसका सम कभी भी 0 नहीं होगा, इसने बोला है, तो ये भी फॉल्स होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ये कौन सा 4 नंबर था ना, देखो यहाँ अब हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इंटीजर्स लेना है, तो मैं अपने मन से ले रहा हूँ -4 लो, 3 लो और 1 लो। इसने क्या बोला, जब 3 अलग अलग इंटीजर्स आप लोगे तो कभी भी जो है ये नेवर भी 0, कभी भी इसका सम 0 नहीं होगा। बट देखो यहाँ पर मैं इसको 0 कर रहा हूँ, -4 + 3 + 1, यहाँ पर देखो -4 और 3 और 1 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो +4, एक माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों आपस में रिमूव हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या मिला आपको 0। तो ये 0 हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट जो 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। यहाँ से एक देखो बार में आपका -5 दिया है और बार में 3 दिया है, और ये क्या बोल रहा है कि जो ये -3 वाला जो बार है ये ग्रेटर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 और दूसरा है -3, और इसने ये वाला साइन दिया, यानी कि -3 वाला ग्रेटर होगा। तो देखते हैं बार से जैसे ही इसको रिमूव करते हैं तो क्या होता है, इसका साइन जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हो गया 5, एंड इसको लगा दो, और यहाँ पर भी इसका साइन जो माइनस वाला है वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ हो गया 5 से 3 ग्रेटर है, जो कि क्या है, फॉल्स। आपको पता है कि 5 ग्रेटर है 3 से, तो क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट 5 है वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट यहाँ पर 6 है, देखो 8 - 5, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट आपका 6 वाला एक बार में दिया है 8 - 5, और दूसरी तरफ इक्वल टू में दिया है बार 8 + -5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या देखा हमने, 8 में से 5 गया आपका 3, बार लगा रहेगा, 8 का बार रिमूव करेंगे तो 8 बचेगा, प्लस ये -5 का जब बार हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 5। यहाँ पर 3 का बार आपको रिमूव करना है तो 3, अब 8 + 5 कितना हो रहा है, ये 13। तो दोनों क्या, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि ये और ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 6 इज आल्सो फॉल्स। ओके है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ गो टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। आपसे पूछ रहा है फाइंड एन इंटीजर्स ए सच दैट, मतलब यहाँ पर जो एक इंटीजर्स है ए है, +6 है और 0 है, इसको आप सॉल्व करो
और ए का वैल्यू जो भी होगा वो फाइंड करो। तो चलो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू फाइंड करना है 13 1। क्या दिया है a + 6 = 0, है ना। तो अब देखो आप लोग क्लास 6 में चले गए हो, थोड़ा सा मैथ का स्टैंडर्ड जो है आपका, थोड़ा सा आपको बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बात समझ लो, जो ए है आपका, ये है आपका वेरिएबल्स, यानी कि ये अल्फ़ाबेट में है, और 6 आपका कांस्टेंट है और 0 कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों फिक्स है और ए आपका फिक्स नहीं है। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका फिक्स नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे और जो दोनों फिक्स है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू के सामने इक्वल टू लगा दो, 0 है रहने देंगे। देखो ए आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, ए रहने दो, लेकिन ये जो +6 है जो कि कांस्टेंट, जिसे बोला मैंने अभी, ये कांस्टेंट है, तो इस +6 को दूसरे तरफ ले जाओगे तो -6 होगा। बस इतना ही बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका इंटीजर्स हो या जो भी कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल टर्म हो, उसको लेफ्ट से अगर राइट साइड ले जाएंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर पहले से माइनस में हो तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देख लो 0 - 6 यानी कि -6, यहाँ पर आपका ए का वैल्यू हो गया -6। दूसरा वाला क्वेश्चन फिर से क्या है, 5 + a = 0, तो फिर से 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे, हो जाएगा सॉल्व, खुद से करना। थर्ड नंबर में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर a + -4 = 0, यहाँ पर a + -4 = 0। अब हमने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेज दो, मतलब जिधर कांस्टेंट है उधर भेज दो। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट में a सिंगल रहेगा और ये 4 जो कि माइनस में है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +4। तो पहले से 0 है रहने देते हैं और इस 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो गया +4। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 0 + 4 = 4। सो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया आपको 4। ओके है। उसी तरह से ये है -8 + a, तो यहाँ पर देखो a -8 आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा और 0 + 8 = 8। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके आगे के जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बट आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इंटीजर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इंटीजर्स का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो हमने वीडियो बनाया है उसको आप लोग ज़रूर देख लें, और इसी तरह से आप लोग मैथ गुरुजी को सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।